नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 24 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। आप सभी काफी दिनों से हमारे चैनल के माध्यम से CPCT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज या कल आपका एग्जाम हो सकता है, तो आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, आप सभी का एग्जाम क्वालिफाई हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS ऑफिस क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए जा सकते हैं। MS ऑफिस क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए जा सकते हैं। यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वह टेम्परेरी मेमोरी क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी या कट करने पर वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। मतलब क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है जो कि करंट टाइम पर कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, MS ऑफिस क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट्स स्टोर किए जा सकते हैं। MS ऑफिस मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर भी जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करते हो तो वह क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। यहां पर जो MS ऑफिस का क्लिपबोर्ड होता है उसमें हम 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। 24 जो MS ऑफिस का क्लिपबोर्ड होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का क्लिपबोर्ड होता है, उसमें टोटल 24 आइटम्स को, 24 ऑब्जेक्ट्स को क्लिपबोर्ड में रखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पर जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे वह क्लिपबोर्ड में स्टोर होंगे और MS ऑफिस का जो क्लिपबोर्ड होता है वह 24 ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकता है। जब हम 25 नंबर का ऑब्जेक्ट कॉपी करेंगे या कट करेंगे तो फर्स्ट टाइम पर कॉपी किया गया ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड से हट जाएगा। मतलब इसकी लिमिट होती है 24 ऑब्जेक्ट्स की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑफिस क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जा सकता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब हम MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं, हमने यहां पर कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट किया और Ctrl+C से कॉपी किया। तो जब हमने इसको कॉपी किया है तो यह टेम्परेरी स्टोरेज क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। यहां से आप क्लिपबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जब क्लिपबोर्ड को ओपन किया गया तो उसमें वह पैराग्राफ शो किया जा रहा है जो कि हमने अभी कॉपी किया है। अब यदि हम यहां पर किसी वर्ड को कट करते हैं, किसी वर्ड को कॉपी करते हैं तो वह सभी ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में स्टोर होते जाते हैं। आप देख सकते हैं क्लिपबोर्ड में हमारे 3 ऑब्जेक्ट हो गए हैं। इस प्रकार से क्लिपबोर्ड में टोटल 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। एक और क्वेश्चन, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि आपको क्लिपबोर्ड ओपन करना है तो विंडोज की के साथ V की को प्रेस करें। विंडोज के साथ V को प्रेस करें। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लिपबोर्ड ओपन हो गया है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज की के साथ V को प्रेस करने पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लिपबोर्ड ओपन हो जाता है। और जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लिपबोर्ड होता है वह 25 ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। 25 को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लिपबोर्ड 25 ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है, लेकिन MS ऑफिस का क्लिपबोर्ड 24 ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है। और विंडोज 10 में क्लिपबोर्ड को ओपन करने के लिए Windows+V की का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने 3-4 क्वेश्चन को तैयार किया और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो किसी एक फिक्स कार्य को करने के लिए यूज किए जाते हैं, जो कि यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वह सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, वह कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज जो है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज के मल्टीपल वर्जन्स हैं जो कि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब यह भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और यह 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं। लेकिन एमएस ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? TIFF एक फाइल फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि ग्राफिक्स फाइल के साथ यूज किया जाता है। .TIFF एक फाइल फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि ग्राफिक्स फाइल के साथ यूज किया जाता है। और TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। .TIFF एक एक्सटेंशन होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से, साइबर सिक्योरिटी से पूछा गया है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में साइपर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इन टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कौन कन्वर्ट करता है, हमें यहां पर बताना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी समझा है, आज फिर से समझने वाले हैं। जब भी नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन किया जाता है तो एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर जो मैसेज भेजता है वह प्लेन टेक्स्ट होता है या नॉर्मल टेक्स्ट होता है? प्लेन टेक्स्ट होता है या नॉर्मल टेक्स्ट होता है? इस प्लेन टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन को अप्लाई किया जाता है, इनक्रिप्शन को, और इनक्रिप्शन के द्वारा इस प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। साइपर टेक्स्ट में, साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है, एक एनकोडेड टेक्स्ट होता है जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के यहां पर पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है और डिक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद वापस साइपर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेटवर्क में किसी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी का। और क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। तो आपको यहां पर 3-4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला, इनक्रिप्शन के द्वारा
प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है। दूसरा, डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। तीसरा क्वेश्चन, साइपर टेक्स्ट क्या होता है? साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है, एक एनकोडेड टेक्स्ट होता है जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। तो हमसे पूछा गया था साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है, वह होगा डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीपीसीटी के लिए, क्योंकि इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और आईपी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में आते हैं। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस क्या होता है आपको यह भी समझना होगा। आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस की टोटल कितनी क्लास होती हैं? तो आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, 2 वर्जन। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस की साइज है, आईपी एड्रेस की जो लेंथ है, वह होती है 32 बिट, 32 बिट। और आईपी वर्जन 6 में जो आईपी एड्रेस की साइज है वह होती है 128 बिट, 128 बिट। तो यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक। और आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स, और आईपी वर्जन 6 में एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने वर्जन हैं? तो इसके 2 वर्जन होते हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर एंटीवायरस नहीं है? निम्न में से कौन एक कंप्यूटर एंटीवायरस नहीं है? यहां पर हमें 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर एंटीवायरस नहीं है। पहले आपको यह क्वेश्चन तैयार करना है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस प्रकार से अदर सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है कोडिंग के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा, उसी प्रकार से कंप्यूटर वायरस को भी बनाया जाता है। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्वेश्चन, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अब हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर एंटीवायरस नहीं है? तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाता है। तो मैकपी भी एक एंटीवायरस है, नॉर्टन एंटीवायरस है,
क्विक हेल्प एंटीवायरस है, लेकिन वर्चुअल बॉक्स कोई एंटीवायरस नहीं है। वर्चुअल बॉक्स तो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज एक कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो मैक भी एक एंटीवायरस है, नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है, क्विक हेल्प भी एक एंटीवायरस है, लेकिन वर्चुअल बॉक्स एंटीवायरस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्चुअल बॉक्स कंप्यूटर एंटीवायरस नहीं है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा एक कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को या मल्टीपल वर्चुअल मशीन को रन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में फिल्टर अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल 2016 में फिल्टर अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पहले आपको यह समझना होगा कि फिल्टर क्या होता है। फिल्टर का मतलब है एक बड़े डेटा में से आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करना। यदि हमारे पास एक्सेल में एक बड़ा डेटाबेस है, बड़ी टेबल है, और उसमें से हमें कुछ क्राइटेरिया के आधार पर, कुछ कंडीशन के आधार पर आवश्यक डेटा को सिलेक्ट करना है, तो फिल्टर का यूज किया जाता है। और फिल्टर को हम होम टैब से या डेटा टैब से अप्लाई कर सकते हैं। MS एक्सेल में फिल्टर को होम टैब से या डेटा टैब से अप्लाई किया जा सकता है। फिल्टर को अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+L का यूज किया जाता है। Ctrl+Shift+L मतलब एक्सेल में फिल्टर को अप्लाई करने के लिए और फिल्टर को हटाने के लिए, दोनों के लिए एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+L का यूज किया जाता है और फिल्टर ऑप्शन होम टैब में और डेटा टैब में प्राप्त होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेल को सिलेक्ट किया है और होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर नाम का एक ऑप्शन होता है, यहां से हम फिल्टर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा टैब में फिल्टर ऑप्शन होता है, यहां से भी हम फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L से फिल्टर को अप्लाई भी किया जाता है और Ctrl+Shift+L से फिल्टर को हटाया भी जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MPEG एक फाइल फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि वीडियो फाइल के साथ यूज किया जाता है। MPEG एक फाइल फॉर्मेट होता है, एक एक्सटेंशन होता है जो कि वीडियो फाइल्स के साथ यूज किया जाता है और MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है .mdf एक्सटेंशन का फुल फॉर्म क्या होता है? .mdf एक्सटेंशन का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। .mdf एक्सटेंशन का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। आपको यहां पर एक और क्वेश्चन तैयार करना है कि .mdf एक्सटेंशन होता किसका है? .mdf एक्सटेंशन होता है SQL डेटाबेस का। जब SQL पर कोई डेटाबेस बनाया जाता है तो उसका एक्सटेंशन होता है .mdf। .mdf SQL डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है और .mdf का फुल फॉर्म होता है मास्टर डेटाबेस फाइल। मास्टर डेटाबेस फाइल जो कि SQL पर क्रिएट होने वाले डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है। आपको SQL का फुल फॉर्म भी याद करना है। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और SQL पर जो डेटाबेस बनाया जाता है उसका एक्सटेंशन होता है .mdf जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर डेटाबेस फाइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में पब्लिक इंटरनेट सर्विस की स्टार्टिंग किस कंपनी के द्वारा की गई है? इंडिया में पब्लिक इंटरनेट सर्विस की स्टार्टिंग किस कंपनी के द्वारा की गई है? मतलब भारत में पब्लिक के लिए इंटरनेट की शुरुआत
किस कंपनी ने की थी? इंडिया में पब्लिक के लिए, नॉर्मल यूजर्स के लिए इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी के द्वारा की गई है, हमें यहां पर बताना है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। इंडिया में जो पब्लिक इंटरनेट की सर्विस दी गई है, स्टार्ट की गई है, वह की गई है VSNL के द्वारा। VSNL एक कंपनी है, VSNL, जिसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विदेश संचार निगम लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा इंडिया में 15 अगस्त 1995 को पब्लिक इंटरनेट सर्विस की स्टार्टिंग की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में पब्लिक इंटरनेट सर्विस की स्टार्टिंग VSNL के द्वारा की गई है 15 अगस्त 1995 से, और VSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में VBA एडिटर को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में VBA एडिटर को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यदि हमें कोई कस्टमाइजेशन करना होता है, हमें कुछ एडवांस फीचर्स को यूज करना होता है, कोई मैक्रो रिकॉर्ड करनी होती है, तो VBA का यूज किया जाता है। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो कि MS एक्सेल को कस्टमाइज करने के लिए, मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। और यदि हमें MS एक्सेल में VBA एडिटर को ओपन करना है तो Alt+F1 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Alt+F1 से MS एक्सेल में VBA एडिटर को ओपन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, Alt+F11। इस शॉर्टकट की के द्वारा एक्सेल में VBA एडिटर को ओपन किया जा सकता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम MS एक्सेल में Alt+F1 को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने VBA एडिटर ओपन हो जाता है। VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड में जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है, और फॉर्मेटिंग से संबंधित सभी ऑप्शन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में प्राप्त होते हैं। हमसे यहां पर पूछा गया है, यदि हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए टोटल 3 शॉर्टकट की यूज की जाती हैं। 3। यहां पर हम 3-4 क्वेश्चन को एक साथ समझेंगे। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए पहली शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। Ctrl+D, Ctrl+D से हम MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। Ctrl+D, इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। हमने Ctrl+D को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। Ctrl+D, यह डायलॉग बॉक्स Ctrl+Shift+P के द्वारा भी ओपन हो जाता है। Ctrl+Shift+P, इस शॉर्टकट की से भी हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, और Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+F से भी हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए टोटल 3 शॉर्टकट की होती हैं, Ctrl+D, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P। तो एक ऑप्शन के लिए 3 शॉर्टकट की होती हैं। हमें यहां पर ऑप्शन में दिया गया था Ctrl+D, तो यह हमारा आंसर होगा। अभी हम यहां पर 3 क्वेश्चन और तैयार करेंगे। Ctrl+F शॉर्टकट की होती है फाइंड ऑप्शन की। Ctrl+Q शॉर्टकट की होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने की। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए Ctrl+Q का यूज किया जाता है, और Ctrl+W से हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन को तैयार किया, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Ctrl+D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए
किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में यदि हमें सेल में टाइप किए गए कंटेंट की फॉर्मेटिंग करनी है तो एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के द्वारा हम सेल में टाइप किए गए कंटेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? वह होती है Ctrl+1। Ctrl+1 से हम एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Ctrl+1 से एक्सेल में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन किया जा सकता है। Ctrl+2 से एक्सेल में हम डेटा को बोल्ड कर सकते हैं। आप Ctrl+B से तो डेटा को बोल्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सेल में Ctrl+2 से भी बोल्ड किया जा सकता है। इसी प्रकार से Ctrl+3 से इटैलिक किया जा सकता है। इटैलिक Ctrl+I से भी आप डेटा को इटैलिक कर सकते हो और Ctrl+3 से भी इटैलिक कर सकते हो। Ctrl+4 से अंडरलाइन किया जा सकता है एक्सेल में, अंडरलाइन। Ctrl+U से भी कर सकते हो आप। Ctrl+U से भी अंडरलाइन होता है और Ctrl+4 से भी अंडरलाइन होता है। और यदि आप कंट्रोल के साथ 5 को प्रेस करेंगे तो सेल का डेटा स्ट्राइक थ्रो हो जाता है, स्ट्राइक थ्रो। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन को तैयार किया। फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+1। Ctrl+2 से एक्सेल में क्या होगा? बोल्ड। और Ctrl+B से भी होगा। Ctrl+3 से क्या होगा? इटैलिक। Ctrl+I से भी होगा। Ctrl+4 से क्या होगा? अंडरलाइन, जो कि Ctrl+U से भी होगा। और Ctrl+5 से होता है स्ट्राइक थ्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। इन सभी शॉर्टकट की को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस किया, Ctrl+1, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया है। Ctrl+1 फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। दूसरी शॉर्टकट की हमने देखी थी Ctrl+2। Ctrl+2 से हम डेटा को बोल्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बोल्ड। इसी प्रकार से Ctrl+3 से इटैलिक कर सकते हैं, Ctrl+4 से अंडरलाइन कर सकते हैं और Ctrl+5 से स्ट्राइक थ्रो कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रो। तो यहां पर हमने एक साथ 5-6 क्वेश्चन को तैयार किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का या किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर हमें पहले यह समझना होगा कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में किसी वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का यूज किया जाता है? वह होती है F5 की। F5 की के द्वारा हम वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं और कंप्यूटर सिस्टम पर डेस्कटॉप को भी रिफ्रेश कर सकते हैं F5 से। कंप्यूटर सिस्टम पर यदि आप डेस्कटॉप पर F5 को प्रेस करेंगे तो आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश होगा और वेब ब्राउजर में F5 को प्रेस करेंगे तो आपका वेब पेज रिफ्रेश हो जाता है। और यदि आपको वेब पेज को एक और शॉर्टकट की से रिफ्रेश करना है तो वह होती है Ctrl+R। Ctrl+R से भी हम वेब पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। F5 फंक्शन की के द्वारा वेब ब्राउजर में वेब पेज को रिफ्रेश किया जा सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्लैंक का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्लैंक का एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर को बनाया गया है। वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है जो कि किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है, विंग
विंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो विंग एक सर्च इंजन है, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। विंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जबकि एज एक वेब ब्राउजर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSDN का फुल फॉर्म क्या होता है? MSDN का फुल फॉर्म क्या होता है? MSDN का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ग्रुप है, नेटवर्क है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सभी डेवलपर, टेस्टर जो कि सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं, उनमें एरर को चेक करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं, यह एक ग्रुप होता है MSDN, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MSDN का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल कंटेंट को ब्लैंक में भी शो किया जाता है। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को ब्लैंक में भी शो किया जाता है। MS एक्सेल में जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसे सेल कहा जाता है। जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट होता है। हम जो भी एक्सेल में डेटा टाइप करते हैं वह सेल में टाइप होता है, और एक्सेल के सेल में टाइप किए गए डेटा को सेल कंटेंट कहा जाता है। सेल की जानकारी हमसे पूछा गया है, जो कंटेंट सेल में टाइप किया गया है उसको और कहां शो किया जाता है? सेल में तो शो किया जाता है, और सेल के अलावा और कहां शो किया जाता है? तो वह होगा फॉर्मूला बार। आप सेल में जो भी कंटेंट टाइप करते हो, जो भी डेटा भरते हो, वह सेल में तो शो होता है, साथ ही साथ कहां पर शो होता है? फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला बार से हम सेल के कंटेंट को देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेल में टाइप होने वाले कंटेंट को फॉर्मूला बार में भी शो किया जाता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमने इस सेल में लिखा है 50। यह 50 हमें सेल में तो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस सेल पर क्लिक करेंगे तो इस सेल का कंटेंट हमें फॉर्मूला बार में भी शो किया जाएगा। इसी प्रकार से एक सेल में हमने लिखा है डिजिटल। जैसे ही हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो सेल में तो हमें डिजिटल लिखा हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ कहां भी दिखेगा? फॉर्मूला बार में। तो सेल कंटेंट को फॉर्मूला बार में भी शो किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल को ब्लैंक ईमेल भी कहा जाता है। जंक ईमेल को ब्लैंक ईमेल भी कहा जाता है। यहां पर आपको ईमेल का फुल फॉर्म याद करना है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम ईमेल। जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। यह कुछ ऐसे ईमेल होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, उन्हें कहा जाता है जंक या स्पैम ईमेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह ब्लैंक में ट्रांसफर हो जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह ब्लैंक में ट्रांसफर हो जाता है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को डिलीट करते हो तो वह कहां ट्रांसफर हो जाता है? वह ट्रांसफर हो जाता है रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में जिस प्रकार से डस्टबिन होती है, डस्टबिन में कचरे को डाला जाता है, इसी प्रकार से हम कंप्यूटर सिस्टम से जो भी ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं वह रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाते हैं, रिसाइकिल बिन में। और यहां से इन ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट किया जा सकता है या फिर रीस्टोर भी किया जा सकता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने पर वह ऑब्जेक्ट रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। यहां पर एक और क्वेश्चन आपको तैयार करना है। यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करें तो वह रिसाइकिल बिन में ना जाए, वह रिसाइकिल बिन में ट्रांसफर ना हो, तो हम परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट
कीबोर्ड से शिफ्ट की के साथ डिलीट की को प्रेस करने पर कोई ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, मतलब वह रिसाइकिल बिन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फाइल एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर बनाई गई सभी फाइल और फोल्डर को शो करता है, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि हमें फाइल और फोल्डर को देखना है, उन पर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, जैसे फाइल फोल्डर को ओपन करना, डिलीट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, रीनेम करना, तो फाइल एक्सप्लोरर का यूज किया जाता है। और हमसे पूछा गया है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस ई की। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज के साथ ई की को प्रेस करने पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमने विंडोज के साथ ई की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम का फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज प्लस ई की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज प्लस ई की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन और भी हमें तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।